Hello, namaskar, namaskar. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with Nausad sir. I hope each and everyone is absolutely well. आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको देखना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं हमारे पास, या कौन कौन से किंगडम फाइलम जो भी कहें आते हैं हमारे पास। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें अब हमने जो प्रोकैरियोटिक पढ़ा था उसमें केवल बैक्टीरिया आ रहे थे। अब यूकैरियोटिक में सब के सब आ जाते हैं, यानी प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया सब आ जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इट इंक्लूड्स ऑल। क्या क्या इसमें आते हैं? प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब के सब अब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आता है, फंजाई भी आता है। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। और हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, या इसी को बोल सकते हैं आप कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्टोर होता है क्रोमोसोम के अंदर। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर इनका होता है जेनेटिक मटेरियल। और अगर हम कुछ बात कर लें तो जो इनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर, राइबोसोम, वो दोनों राइबोसोम पाया जाता है। दोनों का मतलब 70S भी और 80S राइबोसोम, दोनों राइबोसोम देखने को हमको मिलता है इसमें। यूकैरियोटिक में दोनों होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल 70S वाला राइबोसोम था। इसको अगर हम और डिटेल में बता दें तो जो 70S था, हमने इसको जब तोड़ा था तो इसमें दो सब यूनिट मिले थे। एक था 50S और एक था 30S। 80S को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें 60S एंड 40S हमें देखने को मिलता है। ये दो सब यूनिट हमें मिलता है इसमें देखने को। और अगर हम बात कर लें इसमें, तो इसमें जो होता है, इसमें और भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दे हैव अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इनके पास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको जो लोकोमोशन करने के लिए होता है वो अलग स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर, दे हैव अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर लाइक, या इस तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये अलग अलग कुछ एडिशनल इनके पास स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात कर ले कि लोकोमोटरी क्या होता है, यानी लोकोमोशन करने के लिए इनके पास कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो हम यहाँ लिख दे जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है इनके पास, जैसे फ्लैजेला होता है, सीलिया होता है, ये सब कुछ इनके पास देखने को मिलते हैं हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से।
ठीक, अगर हम उसी तरीके से साइटोस्केलेटल की बात कर लें तो साइटोस्केलेटल में होता है माइक्रोफिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारे पास और भी होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है इसमें, ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। इनके पास अलग से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। और तो लोकोमोटरी में हमने लिखवा दिया कि फ्लैजेला होता है, सिलिया होता है, साइटोस्केलेटल में हमने लिखवा दिया माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, ये होते हैं। और भी लिखना चाहे तो और भी इसमें दिया है, जैसे लोकोमोटरी के लिए जो अमीबा यूज करता है, जैसे सूडोपोडिया बोलते हैं उसको। इसमें भी और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स आते हैं इसमें, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स इसमें आते हैं। ये कुछ हमारे पास थे। और अगर हम इनकी बात कर लें तो यूकैरियोटिक सेल, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लिख लीजिए आप इसको, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जब न्यूक्लियस है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जब उसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोलस भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ हमारे पास थे। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल में कुछ और एडिशनल अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें, जैसे इनके पास जो डीएनए होता है वो कैसा होता है। अभी हम एक इस फ्लो चार्ट बना के आपको पूरा इसको डिटेल में हम दिखा देंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस। तो जो डीएनए यूकैरियोटिक सेल में होता है वो हमारे पास लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। इसमें लीनियर डीएनए होता है, मेनी होता है, और ये तो आपको मालूम ही है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये है कुछ पॉइंट इसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पर्टिकुलर हमने कुछ पॉइंट आपको बताया है। एक और पॉइंट अगर इसमें हम लिख दें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक में आएगा, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल भी आएगा, फंजाई भी आएंगे, तो अब उसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे, अब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके जितने भी सेल्स होंगे सब के सब सेम होंगे। तो वही हमको यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था इसके बारे में। अगर हम आपको इसी में अभी थोड़ा डिफरेंस करके लिखवा दे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, और जो कुछ इसमें पॉइंट नहीं आए होंगे वो डिफरेंस वाले में आ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक। इधर हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, हम पहले एक साइड लिखेंगे कैरेक्टर्स, और हम इधर लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर लिख लेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। जो पहला कैरेक्टर हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोलस। पहला कैरेक्टर है न्यूक्लियस और दूसरा है ट्रू न्यूक्लियोलस। और अगर हम बात कर ले हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर दिख ही रहा है कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो यहाँ पर एब्सेंट होता है, हम इस तरह दिखा दे रहे हैं, एब्सेंट इसका मतलब, और यूकैरियोटिक में होता है। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियोलस की बात कर ले तो न्यूक्लियोलस भी जो प्रोकैरियोटिक में होता है नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर डीएनए की बात कर लें कि डीएनए कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक में तो डीएनए हमने लिखा हुआ है कि कैसा है, यानी अभी हम लिखे हैं क्या होता है, लीनियर होता है, यहाँ पर लिखा है ना कहीं, लीनियर होता है, मेनी होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। तो इसमें लीनियर, मेनी और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अब प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात कर ले कि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक में तो लीनियर था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो होता है ये सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में मेनी था, लेकिन यहाँ पर सिंगल होता है, और यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड डीएनए ही होता है। ये है हमारे पास यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब हम अगर सेल वॉल की बात कर ले, नेक्स्ट कैरेक्टर देख ले, सेल वॉल अभी हम अलग अलग करके सबका लिखा देंगे। सेल वॉल की बात कर ले कि सेल वॉल किसमें किसका बना हुआ होता है, यानी जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक में किसका बना हुआ होता है और जो यूकैरियोटिक है इनमें किसका बना होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोटिक का होता है, या बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और जो यूकैरियोटिक में होता है इसको बोल सकते हैं काइटिन बोल सकते हैं, सेलुलोज बोल सकते हैं, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। अभी हम जब पर्टिकुलर सेल वॉल के बारे में बताएंगे कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, फंजाई का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, तो उसके बारे में हम तब अभी देख लेंगे पर्टिकुलर किसमें किसका बना हुआ होता है। तो ये था सेल वॉल। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर्स और देख ले इसमें कि और किस कैरेक्टर्स की हम बात कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट यहाँ बात कर सकते हैं पिलाई एंड फिम्ब्री। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो पिलाई और फिम्ब्री होता है वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है ऐसा कुछ। पिलाई एंड फिम्ब्री का कंसेप्ट कुछ ऐसा नहीं उसमें देखने को मिलता है। फिर हमने कल अभी पढ़ा था कि जो फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोटिक में किसका बना हुआ होता है और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है वो किसका बना हुआ था। कल हमने इसके बारे में लिखा था। फिर हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला होता है ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला होता है ये बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का। कल हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे कि जो फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है, यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि ग्लाइकोकैलिक्स की, नेक्स्ट हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ले। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में भी हमने कल बात किया था, जो सेल को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है, ग्लू का काम करता है। तो उसी के बारे में हमको देखना है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कि ग्लाइकोकैलिक्स किसमें किसका होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है उनका बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड का, यानी पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पॉलीसेकेराइड। प्रोकैरियोटिक में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड का। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात कर ले तो यूकैरियोटिक सेल में जो ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है वो बना हुआ होता है ओलिगोसेकेराइड का। ये इसमें इसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट और अगर हम कुछ बात कर लें, जैसे हिस्टोन प्रोटीन की हम बात कर लें अगर, कि हिस्टोन प्रोटीन किसमें होता है और किसमें नहीं होता है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, दोनों में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसोम की अगर हम बात कर लें, पॉलीसोम क्या था, पॉलीसोम के बारे में अगर हम बात कर लें
पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम हमने प्रीवियस देखा था कि जब एक सिंगल mRNA की स्ट्रेन पर ढेर सारे राइबोसोम आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम। तो ये हमने देखा था प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये है कुछ हमारे पास, और भी अगर हम कुछ कैरेक्टर देखें तो और हम देखते चलेंगे, लेकिन देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड तो हो गया है, या अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं हुए हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ये तो कुछ हमारे पास डिफरेंस, और भी आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आगे और भी हम डिफरेंस ढेर सारे देखते चलेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं सेल वॉल के पास कि किस में किसका सेल वॉल बना हुआ होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं आकर के। तो हम इधर लिख देते हैं सेल वॉल के बारे में। हम उधर बात कर ले रहे हैं सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या करता है, कैसा होता है। तो जो सेल वॉल होते हैं ये होते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होते हैं और ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब बहुत हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये सेल वॉल करता क्या है, कनेक्ट सेल टू सेल, यानी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का जो काम होता है वो सेल वॉल ही करता है। या हम इसको बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल ही होता है। यहाँ लिख सकते हैं फॉर्म्ड आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिखिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखिए, सभी की बात। तो ये कुछ पॉइंट था सेल वॉल के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, लेकिन सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है। अब हम बात कर ले कि किसमें किसका सेल बना हुआ होता है, सॉरी किसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होता है किसका बना हुआ होता है। तो हम देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं। जैसे प्लांट्स की अगर हम बात कर लें कि प्लांट्स में किसका बना हुआ होता है, तो जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है ये बना हुआ होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, गैलेक्टन्स का, इन सब का ये बना हुआ होता है सेल वॉल। किसमें, प्लांट्स के केस में इनका बना हुआ होता है। सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, गैलेक्टन है, इनमें इनका बना हुआ होता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले फंजाई में कि फंजाई का किसका बना हुआ होता है, ये पहला, यहाँ दूसरा लिख लेते हैं फंजाई के बारे में कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है हमारे पास काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर के फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है। जो काइटिन होता है, काइटिन को हम बोलते हैं ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ नाग। नाग का फुल पॉलीमर होता है, नाग का फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बोलते हैं, नाग का फुल फॉर्म हम इसमें बोलते हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो हम प्रोकैरियोटिक जब पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनको यहाँ पर भी अभी कहीं तो लिखा था पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। ये रहा पॉलीसेकेराइड। आप बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल होता है वो पॉलीसेकेराइड, या पॉलीसेकेराइड नहीं बोलना हो तो सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स है, ये लिख लीजिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन बोल सकते हैं, या इसी को आप दूसरे नाम से म्यूरिन भी बोल सकते हैं, म्यूरिन।
यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक लास्ट और हम बात कर लेते हैं एल्गी की, कि जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है। एल्गी का जो सेल वॉल होता है ये बना हुआ होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज बोल सकते हैं, सेलुलोज हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है हमारे पास एल्गी का जो सेल वॉल होता है। या एक काम करिए, हेमी सेलुलोज को आप हटा दीजिए, ये लिख लीजिए क्या नाम है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मैनन्स, इन सब का आप लिख सकते हैं कि एल्गी में इन सब का बना हुआ होता है। तो ये था कुछ पॉइंट हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किनका जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है मैनन्स का हमारे पास, ये कर लीजिए कि इनमें कुछ हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ लिखा है। फिर हमने देखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, कौन सी एब्सेंट होती है, डीएनए किस में कैसा होता है, सेल वॉल किसका कैसा बना हुआ होता है। फिर हमने सेल वॉल के बारे में बात किया कि जो सेल वॉल होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसका बनाता है। हमने कुछ सेल वॉल के बारे में बात किया कि जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। जो काइटिन होता है वो नाक का पॉलीमर होता है, नाक का जो फुल फॉर्म होता है एनिसिटाइल ग्लूकोसामिन बोलते हैं। प्लांट्स में हमने कहा सेलुलोज हेमी सेलुलोज गैलेक्टन्स का बना हुआ होता है। एल्गी की बात हमने किया तो उसमें कहा गैलेक्टन्स का बना होता है, मैनन्स का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट की प्रोकैरियोटिक सेल की बात किया तो हमने कहा पेप्टाइडोग्लाइकॉन या तो फिर म्यूरिन का बना होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे हमारे पास। और भी अगर लिखना चाहें तो एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। जो एनिमल का सेल होता है उनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि सेल वॉल का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो सेल वॉल के फंक्शन के बारे में हम लिख लेते हैं। फंक्शन हम यही लिख दे रहे हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेल वॉल का फंक्शन है, लिख देते हैं पूरा, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये क्या करता है, पहला फंक्शन प्रोवाइड शेप टू सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है सेल वॉल। और क्या ये करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम बस्टिंग, फटने वटने से ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। ये और एक पॉइंट तो मैंने यहाँ कहीं लिखा ही था सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में एक पॉइंट पहले से ही लिख दिया था मैं कि ये कनेक्ट करता है सेल टू सेल को, वही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना है। सॉरी, वही सेम पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेल वॉल वाला क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये था हमारे पास सेल वॉल के बारे में कुछ इतने पॉइंट थे। एक और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की, कि जो सेल वॉल है वो बनता कैसे है।
कि जो सेल वॉल है उसमें कितनी कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे कैसे ये बनता है। तो इसको यहाँ मिटा रहे हैं, लिख देंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल होता है ये कैसे बनता है, तो हमको देखना है इसके बारे में कि कौन कौन सी लेयर इसमें देखने को मिलता है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें होता है फ्रैगमोप्लास्ट होता है सबसे पहले। अब बात आती है फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है। तो फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है, एक हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th का ये चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो उसमें एक फेज आता है जिसका नाम होता है एना फेज। उसी एना फेज में जा करके ये फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है बनता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एट द एंड ऑफ एना फेज फर्स्ट, यानी जब एना फेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज चलता है तो वहां पर जाकर के फ्रैगमोप्लास्ट बनता है। किससे बनता है ये भी बात आती है। तो इसको हम बोलते हैं पहला और दूसरा, यहीं पर लिख दें, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस केवल फ्रैगमोप्लास्ट के बारे में ही हमको लिखना है और किसी में कुछ नहीं लिखना है इसमें। ये क्या नाम है, फ्रैगमोप्लास्ट किससे बनता है, तो इसको बोलते हैं रेमेनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। रेमेनेंट्स का मतलब होता है बचा हुआ, यानी एनाफेज लास्ट में जब हम जाते हैं लास्ट स्टेज में एनाफेज के, तो वहां पर जो स्पिंडल फाइबर बचा हुआ होता है वही आगे जाके फ्रैगमोप्लास्ट बनाता है। अब पहला था हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट के बाद जाकर के हमारे पास आता है सेल प्लेट बनते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट, फिर फ्रैगमोप्लास्ट से बनता है सेल प्लेट बनता है, फिर सेल प्लेट से बनता है मिडल लैमिला, फिर मिडल लैमिला से जाके हमारे पास बनता है प्राइमरी वॉल, फिर उसके बाद जाकर के हमारे पास लास्ट बनता है सेकेंडरी वॉल। यह है सेल वॉल का फॉर्मेशन। सबसे पहले फ्रैगमोप्लास्ट बनता है। फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है ये स्पिंडल फाइबर से बनता है, और कब बनता है, जब एनाफेज फर्स्ट का इंड चलता है, एकदम खत्म होने वाला होता है, तब ये बनता है फ्रैगमोप्लास्ट के बाद जाकर के सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट के बाद जाके मिडल लैमिला बनता है, मिडल लैमिला के बाद जाके प्राइमरी वॉल, देन आफ्टर सेकेंडरी वॉल। इस तरीके से सेल वॉल का एक फॉर्मेशन पूरा का पूरा होता है या देखने को मिलता है। तो फिर हम इतना आज के इस लेक्चर में, और हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बताएंगे। इतना था सेल वॉल के बारे में। आपके मतलब स्कूल में अलग टीचर्स होते हैं वो अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाते हैं। अगर उस किसी भी चैप्टर्स में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि हमें इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलर किसी टॉपिक में भी हो तो भी आप कमेंट करके बताएं कि हमें इस चैप्टर का इस टॉपिक में पर्टिकुलर ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर को या इस टॉपिक को आसानी से आपको या आपके पास तक उसे पहुँचाएँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।